सी प्लस प्लस के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन यूनिट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में ट्रांसलेशन यूनिट क्या होती है? हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम को, क्योंकि आप सीपीपी भी देखते हैं, सी एक्सएस भी देख सकते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट अलग अलग सोर्स फाइल्स में जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जब भी हम एक सोर्स फाइल को कंसीडर करें, चाहे वो सीपीपी हो, सी एक्सएस हो आदि, तो प्री प्रोसेसिंग स्टेज में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट इस सोर्स कोड में ऐड होता है, जैसे कंटेंट ऑफ हेडर फाइल, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं और कुछ कंपोनेंट हटा दिए जाते हैं। जैसे अगर आपके कोड में लिखा है इफ डिफाइंड या इफ एन डिफाइंड ब्लॉक, तो ये आपके कुछ चीजें रिजॉल्व करता है, तो कोई कंटेंट आपका हट जाएगा उसमें जो भी लिखा होगा। तो जो इफेक्टिव कंटेंट है, जो ट्रांसलेशन ये सब होने के बाद कुछ चीज ऐड हो जाती है, कुछ चीज आपकी हट जाती है। जब सब कुछ क्लियर हो जाए, हटना ना हटना चीजें क्लियर हो जाए, उसके बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन यूनिट। यानी कि ट्रांसलेशन यूनिट में आपके वो कंटेंट होते हैं सोर्स फाइल के, प्लस जो कंटेंट है फाइल के, जो डायरेक्टली इंक्लूड होते हैं या जिनको इनडायरेक्टली माइनस कर दिया जाता है सोर्स कोड लाइन से, जिसे इग्नोर कर दिया जाएगा किसी भी कंडीशनल या प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव से। तो इसको हम ट्रांसलेशन यूनिट कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग इन सी प्लस प्लस। इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है? एक सिंबल को हम कहते हैं कि ये इंटरनली लिंक्ड है कब? जब वो एक्सेस किया जा सकता है केवल जो स्कोप है सिंगल ट्रांसलेशन यूनिट का। एक सिंबल को हम तब इंटरनली लिंक कहते हैं जब उसको एक्सेस किया जा सकता है किस स्कोप में? सिंगल ट्रांसलेशन यूनिट में। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब यह है कि जब इसी सिंबल को एक्सेस किया जा सकता है बाकी ट्रांसलेशन यूनिट से भी। ओके, तो ये किस तरीके से होता है? एक्सटर्नल यूजिंग अपना स्टैटिक और एक्सटर्न कीवर्ड। ये लिंक जो है, ये वाला लिंक एक्सटर्नल लिंक जो है, अंदर का जो कोई काम हो रहा है ना, उसे हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। बाहर से जो काम हो रहा है, बाहर से भी अगर इंटरैक्ट कर सकते हैं थ्रू एक्सटर्नल स्टैटिक, तो उसे हम एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस क्या है? स्टोरेज क्लास एक तरीके से स्पेसिफाई करते हैं कि विजिबिलिटी क्या है, स्कोप क्या है, या लाइफ टाइम क्या है सिंबल्स का, जिसमें फंक्शन हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। तो ये बताते हैं कि आपका स्कोप इन दो ब्रेसेस तक है, या आपका पूरा मेन में है, या आपका पूरे क्लास में है, या पूरे प्रोग्राम में है, या अलग अलग प्रोग्राम्स के बीच में है। तो ये स्टोरेज क्लास बताते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टोरेज का क्लास आपको बताएंगे कि जो फंक्शन वेरिएबल है वो कहाँ पहले तो एक्सेस हो सकते हैं, और किस समय तक ये वेरिएबल अवेलेबल रहेंगे। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तो किस समय तक अवेलेबल रहेंगे, किस समय ये खत्म हो जाएंगे, किस समय नहीं खत्म होंगे, किस समय अवेलेबल रहेंगे, और कौन कौन इसे एक्सेस कर सकता है। ये सब स्टोरेज क्लास बताती है। इसे हम विजिबिलिटी या स्कोप कहते हैं, या लाइफ टाइम कहते हैं। हाउ मेनी स्टोरेज क्लासेस आर अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। कौन कौन से स्टोरेज क्लास है? पहले तो ये जान लीजिए कि स्टोरेज क्लास क्या होते हैं। जैसे अभी हमने जस्ट बात की कि स्टोरेज क्लास क्या होते हैं। पहले तो ये आपको विजिबिलिटी, स्कोप और लाइफ टाइम बताते हैं, जैसा अभी हमने देखा। ये आपको बताते हैं कि कौन इसे एक्सेस कर सकता है, कब एक्सेस कर सकता है, ये खुद कब तक रहते हैं जिंदा, कब तक अपनी वैल्यू बरकरार रखेंगे, और कहाँ कहाँ इनको एक्सेस किया जा सकता है। ये स्टोरेज क्लास बताता है। तो हमारे पास जो कुछ स्टोरेज क्लासेस हैं वो देखिए। ऑटो, ये जो ऑटो है सबसे पहला, वो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है लोकल वेरिएबल का। ध्यान दीजिएगा, ऑटो है लोकल वेरिएबल्स के लिए। ये केवल और केवल जो डिक्लेरेशन स्कोप है, जहां पर वो डिक्लेयर हुआ है, उसी स्कोप में इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो ऑटो वेरिएबल सबसे पहले हम जब ब्लॉक शुरुआत करते हैं वहां पर इसको एलोकेट कर दिया जाता है, और जैसे ब्लॉक खत्म होगा, यानी कि ये ब्रेसेस है, जैसे यहां से शुरू होगा यहां पर ये खत्म हो जाएगा, इसे हम ऑटो कहते हैं। जैसे यहां पर लिखा ऑटो इंट आई इक्वल टू 1 आई प्लस प्लस प्रिंटफ %i। अब मान लीजिए ये जो चेंज वैल्यू है, अगर आप इसको चलाते हैं, चेंज वैल्यू फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा? ऑटो इंट आई इक्वल टू 1। एक बार ये आई प्लस प्लस करेंगे और प्रिंटफ %i, तो आई 1 हो जाएगा। यहाँ पर आई प्लस प्लस करेंगे तो 1 आएगा। अगली बार क्या आएगा? क्या 2 आना चाहिए? इस पर विचार करिए, क्योंकि ऑटो केवल यहां तक ही सीमित है, यहां से यहां तक। तो क्या आपको 2 मिलेगा? आपको यहाँ पर जब 1 हो जाएगा, 1 का 1 प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये 2 मिलेगी। अगली बार करेंगे तो भी 2 वैल्यू मिलेगी, अगली बार करेंगे तो भी 2। जब जितने बार करेंगे उतने बार 2 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ऑटो का मतलब ये है कि आई इक्वल टू 1 केवल यहाँ से यहाँ तक दर्ज है। यानी कि जब भी हम इसमें एंटर करेंगे, जब भी इस फंक्शन में एंटर करेंगे, आई की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। मतलब बार बार आई 1 होगा पहले, मतलब एक बार आई डिक्लेयर और डिफाइन हो जाएगा आई से, क्योंकि ऑटो है, और फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी। आई अगर आपका वैल्यू है
1 तो 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए स्टैटिक होता तो यहाँ पर आपका पहले 2 आता, फिर 3 आता, मतलब 2 आता, 4 आता, 6 आता, 8 आता, ऐसे होता था स्टैटिक होता। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हर टाइम जब भी हमने चेंज वैल्यू को इन्वोक किया तो मेमोरी जो एलोकेट हुई है आई के लिए वो डीएलोकेट हो जाती है जैसे मेथड खत्म होता है। जैसे आपने देखा कि चेंज वैल्यू मेथड शुरू से खत्म हुआ, आई की वैल्यू डीएलोकेट हो गई, तो हमेशा सेम रहेगा रजिस्टर, सेम रहेगा वैल्यू। अब रजिस्टर की बात करें तो ये क्या होगा, ये रजिस्टर एक दूसरा आपका स्टोरेज क्लास है। हमने ऑटो देख लिया, अब रजिस्टर की बारी है। ये ऑटो वेरिएबल की तरह ही है। डिफरेंस इसका ये है रजिस्टर वेरिएबल के अलावा, रजिस्टर वेरिएबल का डिफरेंस ये आता है बाकी सबसे कि जो वेरिएबल होगा ये सीधा प्रोसेसर के रजिस्टर में स्टोर होगा, रैम में ना स्टोर होके ये सीधा रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा। यानी कि जो मैक्सिमम साइज है रजिस्टर का वेरिएबल का, ये आपको सीपीयू के रजिस्टर साइज तक मिल जाएगा, यानी 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, जो भी आपका सीपीयू है ना, डिपेंड करता है। और जैसे हम कोई काउंटर यूज करें, बहुत बार हम काउंटर यूज करते हैं इसको, है ना, वो काउंटर हमारे लिए मेन है, तो हम क्या करेंगे, उसको रजिस्टर में भेज देंगे। इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। जो रजिस्टर तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, इससे फास्टेस्ट क्या है, रैम तो बहुत बाद में आता है। देखिए पहले प्रोसेसर है, उसके बाद कैश आती है, उसके बाद रैम आता है, फिर हार्ड ड्राइव आती है। तो सबसे फास्ट तो रजिस्टर, इससे फास्ट क्या हो सकता है, तो इससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने किसी वेरिएबल को रजिस्टर दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रजिस्टर में स्टोर हो गई होगा। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है हार्डवेयर पे और इम्प्लीमेंटेशन पे। ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा तो ये ऑटो की तरह ट्रीट होगा। जैसे आपने रजिस्टर इंट आई कर दिया, इंट आई, और आपने कहा कि देखिए ये जो इंट एरे है 10 का, इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं यहाँ पर ये काउंटर ले रहा हूँ, फॉर लगाया मैंने और प्रिंटफ किया एरे आई, ये आई मैंने रजिस्टर में स्टोर कर दिया है ना, तो रिटर्न 0। तो जब ये वैल्यू आएगी तो हर बार ये जो इसका काम होना है वो तो वही होगा, क्योंकि 0 1 2 3 से 9 प्रिंट होगा, लेकिन बस ये है कि वो रजिस्टर में वैल्यू होगी, वहां पर इंक्रीमेंट हो रही है, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा। तो वेरिएबल आई ये हो सकता है सीपीयू रजिस्टर में जाए, और इसीलिए जो लूप है वो जब आई को एक्सेस करेगा तो बहुत फास्ट हो जाएगा आई का। अब तीसरे पे आते हैं स्टैटिक। ये आपका तीसरा स्टैटिक जो स्टोरेज क्लास है। स्टोरेज क्लास एक स्टैटिक वेरिएबल, हम स्टैटिक को इस तरीके से रखते हैं कि जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा तब तक इसका एग्जिस्टेंस रहेगा। जैसे आपने देखा था कि बाकी में क्या हो रहा था, या ऑटो में क्या हो रहा था, हम क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इस टाइम हर बार हमने ऑटो को क्रिएट किया था, और ऑटो क्रिएट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, जैसे वो फंक्शन के अंदर जाता है उसके बाहर आता है। लेकिन हर बार जब भी हम मूव इन करेंगे या स्कोप के बाहर आएंगे, ये बार बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये एक ही बार क्रिएट होगा, प्रोग्राम खत्म होगा तभी डिस्ट्रॉय होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जो कंट्रोल है वो आउट ऑफ स्कोप भी चला गया, तो स्टैटिक वेरिएबल एक तरीके से आप उसको हमेशा यूज कर सकते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी समय। इसका इंटरनल लिंकेज होता है, इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि अगर हम इसको स्टैटिक को यूज करें ग्लोबल वेरिएबल की तरह या ग्लोबल वेरिएबल के साथ, तब हम इसको बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। और जब स्टैटिक को यूज करते हैं हम एज ए क्लास मेंबर, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उस क्लास के, वो सारे के लिए एक ही मेमोरी में, ये जैसे आई आपने किया, ये 10 हो गया, तो ये 10 जो है सबके लिए सब ऑब्जेक्ट OBJ1, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, सबके लिए एक ही कॉपी बनेगी, एक ही मेमोरी बनेगी। बाकी जो मेमोरी वेरिएबल है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग मेमोरी में रखते हैं, लेकिन आई जो है वो सब की सेपरेट कॉपी होने की जगह के अगेंस्ट स्टैटिक का एक ही मेमोरी होगी और एक ही जगह ये रहेगा, और बाकी सब इसको एक्सेस करेंगे। ये वैल्यू चेंज करेगा तो जो O2 चेंज करना चाहता है उसको अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। ये है स्टैटिक। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लिया एक चेंज वैल्यू स्टैटिक कर दिया, प्रिंट आई इक्वल टू 1 i प्लस प्लस प्रिंटफ %i। अब इसमें क्या होगा, आपको याद है हमने यहाँ पहले ऑटो लिया था, अब यहाँ पर स्टैटिक कर दिया। तो इसमें क्या होगा, जब भी हम चेंज वैल्यू चलाएंगे तो पहली बार क्या होगा, i इक्वल टू 1, i प्लस प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगली बार जब हम जाएंगे तो i की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक, तो 2 प्लस प्लस, अब देखिए 2 प्लस प्लस मतलब 3, फिर यहाँ पर जाएंगे, अब 3 हो चुकी है i की वैल्यू। अब ये सब कुछ नहीं होगा, अब i प्लस प्लस, क्योंकि i एक ही बार अब से स्टैटिक कर दिया तो अब वो अपनी वैल्यू रिटेन रखेगा, एक ही मेमोरी लोकेशन पे चेंज हो रहा होगा, एक ही मेमोरी लोकेशन रहेगी, और उसका स्कोप इस फंक्शन के बाहर भी विद्यमान है, केवल इस फंक्शन तक नहीं, इनवेसेस तक नहीं है, पूरा स्कोप है उसका जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा। फिर आप अगली बार चेंज वैल्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर 3 हो चुका होगा, ये 4 हो जाएगा, चौथे पे जाएंगे तो 4 का 5 हो जाएगा। इस तरीके से होता है स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस है जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो रहा है, तो वेरिएबल आई रिटेन करेगा अपनी वैल्यू। इसका मतलब अगर मेथड इन्वोकेशन के अक्रॉस फंक्शन में जा रहे हैं, फंक्शन वापस आ रहे हैं, तब भी ये अपनी वैल्यू रिटेन रखेगा। अब फाइनली हम आते हैं स्टोरेज क्लास, जिसे हम एक्सटर्न कहते हैं। एक्सटर्न क्या करता है, एक्सटर्न कंपाइलर को बताता है कि देखिए ये जो सिंबल है साहब, ये किसी दूसरी ट्रांसलेशन यूनिट जो आपने देखा था ना, CPP CXS, यानी कि किसी और सोर्स फाइल में है, इस सोर्स फाइल में नहीं है। हमारा एक्सटर्न देने का मतलब ये है, एक्सटर्न
अभी एक्सटर्न इंट आई कर दिया ना, तो हमने बताया देखिए ये यहाँ पर नहीं है, ये आपके फाइल में नहीं मिलेगा, ये कहीं और है। लेकिन ये ध्यान दे दीजिए कि ये एक्सटर्न का मतलब ये है कि ये इंट आई हम आपके पास नहीं है, लेकिन ये आप इसे यूज करेंगे कहीं और दर्ज है। इसका मतलब ये है सिंबल एक्सटर्नली लिंक है। जो एक्सटर्नल सिंबल्स होते हैं इनका स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन होता है, इनका भी ड्यूरेशन स्टैटिक होता है, यानी कि ये भी एक्सेसिबल होते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ स्टैक। ये सिमिलरिटी है आपके एक्सटर्नल और स्टैटिक में। अब अगर आप कोई स्टोरेज एलोकेट नहीं कर रहे हैं एक्सटर्नल वेरिएबल को, जो डिक्लेरेशन जब आप कर रहे हैं, तो ये आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते डिक्लेयरिंग के समय। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई स्टोरेज एलोकेट नहीं होता है एक्सटर्नल वेरिएबल, क्योंकि वो कहीं और है, कहीं और उसका हो सकता है कि डिक्लेरेशन हो। लेकिन जब यहां पर करेंगे तो यहां पर इसको आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते डिक्लेरेशन के समय, क्योंकि ये एक्सटर्न है। जैसे आपने इंट x इक्वल टू 10 किया है ना, अब यहां पर आपका एक्सटर्न मेन के अंदर आपने लिखा एक्सटर्न इंट y, यानी आपने बताया कि देखिए साहब x तो आपको मिल रहा है क्योंकि आपके मेन फाइल में लिखा हुआ है, ये आप x आराम से प्रिंट कर देंगे। y के बारे में जैसे कंप्यूटर ये कंपाइलर कंप्लेन करने की कोशिश करेगा, वो सोचेगा नहीं नहीं मेरे पास तो एक्सटर्नल इंट y इन्होंने दिया हुआ है, हमें बताया गया है कि देखिए y तो है लेकिन ये कहीं और डिफाइंड है। जैसे मान लीजिए इंट y को 10 कहीं और दिया हुआ, तो आउटपुट इसका यही आएगा कि x की जगह 10 आ जाएगा और y की जगह 70। यहां पर आप डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कहीं और बाहर की तरफ है। तो एक्सटर्नल वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह है, इसका स्कोप पूरे प्रोग्राम तक रहता है और आप कहीं भी इसको C++ प्रोग्राम में दे सकते हैं, किसी भी जगह पे। एक और स्टोरेज क्लास देखिए म्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल तब आप यूज करते हैं, इट इज यूज ओनली ऑन नॉन स्टैटिक नॉन कांस्टेंट डेटा ऑफ अ मेंबर ऑफ अ क्लास। ये नॉन स्टैटिक होगा और नॉन कांस्टेंट होगा, स्टैटिक भी नहीं होगा, कांस्टेंट भी नहीं होगा। यानी कि म्यूटेबल डेटा मेंबर जो क्लास का है, इसको मॉडिफाई कर देते हैं इवन इट इज पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज डिक्लेयर्ड एज कांस्टेंट। यानी कि आपने म्यूटेबल डेटा मेंबर को अगर म्यूटेबल इंडेक्स कर दिया है, यहाँ पर देखिए म्यूटेबल इंडेक्स किया है, तो म्यूटेबल डेटा मेंबर जो क्लास का है उसका मॉडिफाई कर सकते हैं तब जब इवन इट इज पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज डिक्लेयर्ड एज कांस्टेंट। किसी और कोई और ऑब्जेक्ट जिसको आपने कांस्टेंट किया हुआ है, यहाँ पर म्यूटेबल मतलब देखिए कांस्टेंट तो है लेकिन आप इसको म्यूटेट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं, ये वाली बात है। जैसे आप देखिए ये आपके पास एक क्लास है टेस्ट, इसके अंदर आपने टेस्ट और बाकी चीजें दी, यहाँ पर म्यूटेबल आपने इंडेक्स कर दिया। ध्यान दीजिएगा म्यूटेबल इंडेक्स है ये, और यहाँ पर मेन में आए आपने कहा कॉन्स्ट टेस्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आपने क्या किया कि ये टेस्ट क्लास ली, ये टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन यहाँ पर कॉन्स्ट लिख दिया। ओके, यहाँ पर आपने कॉन्स्ट लिख दिया। तो जब ऑब्जेक्ट x को 1 2 3 वैल्यू दी, x क्या है, x म्यूटेबल है, y क्या है, देखिए y क्या है, x को जब 1 2 3 दिया आपने तब तो ठीक है। जब ऑब्जेक्ट डॉट y को 1 2 3 दिया तो ये एरर दे देगा क्योंकि आपने कॉन्स्ट किया हुआ है। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन तब भी आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो कांस्टेंट बनाया तो कोई भी कांस्टेंट बना दिया तो कोई भी वैल्यू इसकी आप चेंज तो कर नहीं सकते। लेकिन ऑब्जेक्ट डॉट एक्स को कैसे आप चेंज कर पा रहे हैं, इसको वैल्यू 1 2 3 असाइन कैसे कर पा रहे हैं, तभी जब इसको म्यूटेबल दिया तब चेंज हो सकता है। ठीक है, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको वो वैल्यूज मिलेगी, जैसे एक्स तो आपको 1 2 3 मिल जाएगा क्योंकि असाइन किया है, और y आपको वो वैल्यू मिलेगी जो y की एक्चुअल वैल्यू है इस क्लास में। इस क्लास में क्या है 1, और इस क्लास में x की वैल्यू 1 थी, x और y दोनों की वैल्यू 1 थी। लेकिन जैसे आप यहाँ पर आए, क्योंकि म्यूटेबल था इसलिए आप कांस्टेंट होने के बावजूद 1 2 3 इसको असाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ असाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट y को ये जो y है ये म्यूटेबल नहीं है, तो ये y अपनी वैल्यू रिटेन रखेगा 1 को, लेकिन क्योंकि आप कांस्टेंट ये x है, x को आपने म्यूटेबल बनाया हुआ है तो ये 123 वैल्यू लेके आराम से दे देगा। तो जो पहला ये जो अभी जस्ट एग्जांपल लिया आपने, हम चेंज कर सकते हैं मेंबर वेरिएबल x को जो कि पार्ट नहीं है उस ऑब्जेक्ट का जिसे हमने डिक्लेयर किया कांस्टेंट, इसलिए क्योंकि जब हमने वेरिएबल x डिक्लेयर किया उसको हमने म्यूटेबल दे दिया था। अगर हम y को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये एक एरर दे देगा। ओके, तो C++ के स्टोरेज क्लास की समरी में बता देता हूँ। C++ स्टोरेज क्लास, स्पेसिफिक स्टोरेज लोकेशन, स्कोप ऑफ वेरिएबल, लाइफ टाइम। ऑटो का जो स्टोरेज है वो रैम में होगा, लोकल रहेगा या विद इन फंक्शन ही चलेगा। स्टैटिक जो है वो मेमोरी में रहेगा, ये भी मेमोरी में रहेगा, ऑटो स्टैटिक दोनों मेमोरी में रहेंगे। लोकल होगा और लाइफ टाइम इसका स्टैटिक का पूरा फ्लो तक चलेगा जब तक आप टर्मिनेशन तक नहीं पहुंच जाए। रजिस्टर का जो स्टोरेज होगा वो सीपीयू में होगा, सीपीयू रजिस्टर में। इसका जो लोकेशन जो एग्जिस्टेंस है वो केवल लोकल रहेगा विद इन फंक्शन, ये बाहर इधर उधर नहीं एक्सेस हो सकता। एक्सटर्न की बात करें तो ये भी रैम में रखा जाएगा, लेकिन ये ग्लोबल रहेगा एकदम स्टैटिक की तरह की जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा। तो ये इसकी समरी है। व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड व्हेन इट इज कॉल्ड। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है और कब हम इसे कॉल कर सकते हैं।
ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर है क्लास का, जहां हम चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाना, ऑब्जेक्ट बना दिया उसकी कॉपी बनाना। तो हमारे पास कंपाइलर एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर देता है। अगर आप डिफाइन नहीं करते, अपने आप ही करते हैं, तो कंपाइलर आपको एक दे देगा। ये इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉपी करेगा जितने भी मेंबर है सोर्स ऑब्जेक्ट के, वो दूसरे टारगेट ऑब्जेक्ट में। ध्यान दीजिए, जैसे obj1 बनाया आपने, ये obj में सब, obj2 आपने बनाया तो obj2 में सब कुछ कॉपी कर देगा। ये काम है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर, इम्प्लिसिट मतलब होता है जो आपको कंपाइलर दे रहा है। इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर आप सोर्स ऑब्जेक्ट के पास पॉइंटर है तो वो पॉइंट हो जाएंगे टारगेट ऑब्जेक्ट को, और ये थोड़ा सा हीप करप्शन कर देगा। जब दोनों ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट करेंगे और सेम लोकेशन है, तो वो अपडेट किसको करेगा? मेमोरी लोकेशन को। तो इसलिए आप इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर ना करें। तो इसलिए आप अपना कस्टम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएं और फिर डीप कॉपी करें। ये जो आपको चीजें प्रोवाइड करता है कंपाइलर, वो शैलो कॉपी करता है, आप अपना बना के डीप कॉपी करें। जैसे आपके पास ये सैंपल क्लास है, ये क्लास सैंपल है, यहाँ पर क्या है आपके पास, ये पब्लिक है, ठीक। यहाँ पर पीटीआर आपने पॉइंटर बना दिया, ये एक सैंपल क्लास है, इसका आपने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब आप चाहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम ही कॉपी कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर उसमें आ रहा है। तो ये देंगे सैंपल क्लास, इसी का नाम होगा, दोनों का नाम सेम है। और सैंपल क्लास ये एम्परसेंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसका मतलब ये अपने अंदर जो वैल्यू ले रहा है वो ऑब्जेक्ट ही है, और वो किसका ऑब्जेक्ट है? सैंपल क्लास का। तो जब आप ये बनाएंगे, ये वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो आप पीटीआर न्यू इंट करिए और एक जो पीटीआर है इसको 5 वैल्यू दीजिए, और कॉपी कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दीजिएगा। सैंपल क्लास में एक इंटीज बनाइए और यहाँ पर मैन्युअली असाइन करिए वैल्यू को, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट डॉट पॉइंटर को आप किए डॉट स्टार पॉइंटर में। इसे हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। रीअलोक और फ्री क्या होता है और डिफरेंस क्या है? रीअलोक और फ्री, जैसे मेलॉक से आपने असाइन किया, रीअलोक से आप रीअलोकेशन कर सकते हैं। जैसे रीअलोक ऐसे देते हैं वाइट पॉइंटर और यहाँ साइज देते हैं। तो ये फंक्शन जो रीअलोकेशन के लिए है, ये साइज को चेंज करता है। मेमोरी ऑब्जेक्ट जो पॉइंट कर रहा है, जैसे जो एड्रेस पीटीआर पॉइंट कर रहा है, जैसे पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है कोई मेमोरी एलोकेशन को, तो जो साइज है उसको आप नए साइज से दे सकते हैं। अगर पॉइंटर नल पॉइंटर है तो रीअलोक एक तरीके से मेलॉक की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो पॉइंटर अगर एक इनवैलिड पॉइंटर है, तो जो बिहेवियर है वो इंप्लीमेंटेशन की तरफ, जो भी आपने इंप्लीमेंटेशन किया होगा वैसे करेगा। तो अनडिफाइंड बिहेवियर हो सकता है अगर पॉइंटर पहले ही आपने डीलोकेट कर दिया है फ्री के द्वारा या डीअलोक के द्वारा, और पॉइंटर मैच नहीं कर रहा है पॉइंटर जो हमने रिटर्न किया है मेलॉक से या क्लॉक से या रीअलोक से। ध्यान दीजिएगा इसको। तो वॉइड फ्री, वॉइड स्टार पॉइंटर ऐसे आप फ्री करेंगे। तो ये फंक्शन, ये हम डीअलोकेट करना चाहते हैं जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो एलोकेट किया गया है मेलॉक, क्लॉक और रीअलोक से। तो अगर पॉइंटर नल है तो फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा। डिफरेंस क्या है शैलो कॉपी और डीप कॉपी में, और डिफॉल्ट क्या है? जब शैलो कॉपी हम करते हैं तो जो भी फील्ड है सोर्स ऑब्जेक्ट के, वो कॉपी हो जाते हैं और टारगेट ऑब्जेक्ट में एज इट इज। ये शैलो कॉपी है। इसका मतलब यह है कि अगर हम डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं फील्ड सोर्स ऑब्जेक्ट की, तो शैलो कॉपी ये कॉपी करेगा वही पॉइंटर टारगेट ऑब्जेक्ट में। यानी कि दो ऑब्जेक्ट आपके पास होंगे जिसमें विद फील्ड्स, दोनों ऑब्जेक्ट जिसमें फील्ड्स, वो सीधा एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं जिसे हम नहीं चाहते। ओके, शैलो कॉपी का मतलब यह है कि एक कॉपी है, इसको ये ऑब्जेक्ट भी पॉइंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी पॉइंट कर रहा है। डीप कॉपी में क्या है कि इस तरीके से हम पॉइंटर के थ्रू कॉपी करने की जगह जो ऑब्जेक्ट है उसको हम खुद कॉपी कर देते हैं टारगेट में। यानी कि आप जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसे मॉडिफाई करते हैं, आप सोर्स को मॉडिफाई नहीं करते। दोनों को अलग अलग, दोनों की अलग अलग मेमोरी लोकेशन रहेगी। जो बाय डिफॉल्ट जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होते हैं, वो असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं, वो शैलो कॉपी से, जो बाय डिफॉल्ट है वो शैलो कॉपी होता है। अगर हमको डीप कॉपी करने हैं तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक कस्टम, अपने हिसाब से आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरराइड करना पड़ेगा। ये काम होता है। तो कुछ और क्वेश्चन देखें हमने C++ के, आगे भी बहुत है। बहुत शुक्रिया।